माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये एक स्मॉल ग्रैन्युलर या फिलामेंटस बॉडीज होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक प्लूरल वर्ड है, दिस इज प्लूरल। और जो माइटोकॉन्ड्रियन होता है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर होता है। ये क्या होते हैं? दीज आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। और इसके अंदर क्या क्या चलता है? सेल रेस्पायर करता है और एनर्जी प्रोडक्शन भी होती है। यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, हमारा जो फूड है, रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है आपको पता है? रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? रेस्पिरेशन का मतलब तो सांस लेना तो है ही, हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बट एक्चुअली रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। यानी कि जो भी हमारा खाना आता है, जैसे कि हमारे खाने में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, जब उन सब का ब्रेकडाउन हो, जब उन सब वो हमारे फूड में आए और हम उनको ब्रेक डाउन करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेकडाउन ऑफ दीज फूड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। आपको ये भी पता होगा कि हम ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि जो हमारा फूड है, जो हमारा खाना है, वो ऑक्सीडाइज होता है तो ही हमें एनर्जी मिलती है। यानी कि रेस्पिरेशन से जब रेस्पिरेशन होती है तो एक्चुअली होता क्या है? फूड का ब्रेकडाउन होता है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो ये काम यानी कि सेल रेस्पायर करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियन। सेकेंड, द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियन। इनकी जो शेप्स होती हैं, क्या क्या शेप्स हो सकती हैं इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की शेप्स, वो गोल भी हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, वो ओवल हो सकते हैं, अंडे के जैसे हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर्स के जैसे हो सकते हैं। फिर मैंने आपको फिलामेंटस तो बताया ही, फिलामेंट्स के जैसे लंबे हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, या ब्रांच्ड, और इवन ब्रांच्ड माइटोकॉन्ड्रिया भी देखे गए हैं। ब्रांच्ड माइटोकॉन्ड्रिया वो भी हम बनाएंगे थोड़ी देर में। सो इनकी जो एवरेज लेंथ है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 माइक्रॉन्स होती है और डायामीटर होता है 0.5 to 1 माइक्रॉन। जो सेल्स के पास ज़्यादा हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी कि जिनका काम हमारे लिए, जो राउंड द क्लॉक हमारी बॉडी में सेल्स काम करते हैं, वो वाले सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो उनमें लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नंबर कि ऐसे सेल्स, सपोज कर लो सेल्स विच सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, जो जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटीन बनाना पड़ता है, वो उनकी हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। जिनको डिटॉक्सिकेशन करनी पड़ती है, डिटॉक्सिकेशन का क्या मतलब है कि हम जो भी दवाइयाँ खाते हैं, हम जो भी ड्रग्स खाते हैं, या हमारे फूड में जो कोई भी टॉक्सिन्स आ जाते हैं, उसको हमारी बॉडी में से निकालना, उसको उसको हार्मलेस बना देना, उसे हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिकेशन। और वो किसका काम होता है? जनरली वो काम करते हैं लिवर सेल्स। तो कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं बॉडी में जिनका क्या काम होता है? मूवमेंट। वो सेल्स बहुत तेजी से मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैमल्स में ऐसे कौन से सेल्स हैं जो बहुत तेजी से फ्लोट करते हैं, मूव करते हैं? वो होता है स्पर्म। उसी तरह जो मूवमेंट में फीमेल्स में भी एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं एग, या हम उसे कहते हैं oocyte। तो ये वाले सेल्स जो हैं, लिवर के सेल्स, या मैं कहूँ स्पर्म, या मैं कहूँ oocyte, या मैं कहूँ फ्लाइट करने के लिए, फ्लाई करने के लिए, जैसे कि इंसेक्ट के मसल सेल्स होते हैं। इंसेक्ट के मसल सेल्स जो हैं वो इंसेक्ट को फ्लाइट यानी कि उड़ने में मदद करते हैं। तो जो सेल्स, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट मसल सेल्स, स्पर्म, oocyte, लिवर सेल्स, ये कैसे सेल्स हैं? लिवर सेल्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी बनाते हैं, तो इसमें भी मैं लिवर सेल लिख देती हूँ।
तो सारे सेल्स हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इनके पास बहुत ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिवर सेल के पास कितने माइटोकॉन्ड्रिया देखे गए हैं? देयर हैव बीन अप्रोक्सीमेटली 1000 to 6000 माइटोकॉन्ड्रिया हैव बीन फाउंड इन सिंगल सेल। ठीक है, स्पर्म सेल बहुत ही छोटा होता है, उसमें भी कितने पाए गए हैं? स्पर्म सेल्स में 20 to 24 माइटोकॉन्ड्रिया हैव बीन सीन। वो साइट जो कि एक बहुत ही छोटा सेल है, उसमें पाए गए हैं तकरीबन 30,000। उसी तरह इंसेक्ट के फ्लाइट मसल सेल में अप्रोक्सीमेटली 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया हैव बीन फाउंड। स्ट्रक्चर जो है ये मैं अभी इसको आपको डायग्राम भी दिखा देती हूँ। वन माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। एक मेम्ब्रेन होती है, उसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और एक मेम्ब्रेन होती है इनर मेम्ब्रेन। इसमें 2 चेम्बर्स होते हैं, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में, यानी कि ये वाली जो जगह होती है, ये वाली जगह, इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या हम इसे और भी क्या कहते हैं? वी कॉल इट आउटर चेम्बर। So this is the intermembrane space. This is also called outer chamber. Okay. Then अंदर की तरफ यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो एरिया है, यानी कि ये वाली जो जगह है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो सारी जगह है, इसे हम कहते हैं इनर चेम्बर। इसको ना मैट्रिक्स भी बोलेंगे हम। वी टॉक अबाउट आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या है? ये आउटर मेम्ब्रेन एक यूनिट मेम्ब्रेन होती है। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो हैं तकरीबन 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक होती है। जो अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, ये भी 60 to 75 एंगस्ट्रॉम थिक है। दोनों में सेम ही चीज है। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वही मॉडल इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है। वो मेम्ब्रेन जैसे बिहेव करती है बिल्कुल वैसे ही, जैसे इसमें मैंने आपको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, लिपिड बायलेयर, वो सारा कुछ इसमें भी होता है आउटर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में भी वो सारी चीजें होती हैं, लिपिड बायलेयर, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो ये दोनों मेम्ब्रेन्स में, both of these membranes, both outer and the inner membrane, they have pumps or channels. They are used for the transport of various molecules through them. साइटोप्लाज्म से अगर अंदर लेके जाना है तो उसके लिए आउटर मेम्ब्रेन के पंप काम करेंगे या चैनल्स काम करेंगे। फिर आपको आउटर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से इनर मेम्ब्रेन के रास्ते उसको मैट्रिक्स में लेके जाना है तो इनर मेम्ब्रेन के पंप्स और चैनल्स काम करेंगे। यानी कि 2 बैरियर्स आएंगे जब कोई भी चीज आपको साइटोप्लाज्म से, बाहर साइटोप्लाज्म है, कोई भी चीज आपको साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके आनी है तो पहले आउटर मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा, फिर इनर मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ेगा, फिर वो अंदर पहुंचेगा। तो पंप्स और चैनल्स आउटर मेम्ब्रेन में भी होते हैं, पंप्स और चैनल्स इनर मेम्ब्रेन में भी होते हैं। सो ये दोनों मेम्ब्रेन्स यहाँ पे डायग्राम में दिखाया नहीं है। दे आर अटैच्ड एट सम पॉइंट्स। कहीं कहीं ये दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड भी होती हैं। जहाँ कहीं वो अटैच होती हैं उन साइड्स को बोलते हैं हम, कौन सी साइड्स? वेयर द 2 मेम्ब्रेन्स आर अटैच्ड, दो साइड्स आर कॉल्ड एडहेशन साइट्स। सो उनको हम एडहेशन साइट्स बोलते हैं, जहाँ पे 2 मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। सो जो प्रोटीन्स को ट्रांसफर करना होता है तो वो प्रोटीन्स जो हैं वो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, और वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो आउटर मेम्ब्रेन से अगर उनको इनर मेम्ब्रेन में जाना है तो वो इसी एडिशन साइट्स के रास्ते अंदर जाते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन मैं बताती हूँ क्या होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है that is made up of approximately 75% protein and 25% lipid, and outer membrane में 50% प्रोटीन और 50% लिपिड। ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी कि दोनों के बीच की जो जगह है जिसको हम आउटर चेम्बर बोलते हैं, वो कितना चौड़ा होता है? वो तकरीबन 40 to 70 एंगस्ट्रॉम होता है विड्थ में। ये जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है इसमें पानी जैसा फ्लूइड भरा होता है। अब आउटर मेम्ब्रेन के थोड़े से प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या होता है इसमें। पहले तो मैं ये बता दूं कि टोटल माइटोकॉन्ड्रिया का जो 10% प्रोटीन होता है, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुल मिला के उसके मैट्रिक्स में, उसकी इनर मेम्ब्रेन में, उसकी आउटर मेम्ब्रेन में जितना टोटल प्रोटीन होता है उसका 10% प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है? आउटर मेम्ब्रेन में।
इसमें थोड़े से एंजाइम्स भी होते हैं, कुछ पोरिन प्रोटीन्स भी होते हैं, ज़्यादा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। अब हम बात करेंगे कि इनर मेम्ब्रेन में क्या चीज़ होती है। इनर मेम्ब्रेन में भी उसी तरह प्रोटीन्स होते हैं, वी हैव प्रोटीन्स, उसी तरह उसमें भी एंजाइम्स होते हैं। तो वो साइलिक एसिड जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है। देन देयर आर मेनी आयोनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, एटीपी के लिए, एडीपी के लिए, एस्पेटेट के लिए, पायरूवेट, ये सब नेम्स हैं, आई विल बी टेलिंग यू इन अ शॉर्ट वाइल। पायरूवेट, फिर ऑर्निथीन, देन वी हैव सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो इसमें प्रेजेंट होता है। ये सब चीजें हैं। एटीपी भी आपको पता है, एटीपी से एडीपी बनता है। एस्पेटेट एक एमिनो एसिड है, पायरूवेट एक अल्फा कीटो एसिड है, और ऑर्निथीन एक नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी की सारी चीजें इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड है, दिस इज इनफोल्डेड, ये इसको कहते हैं इनफोल्डिंग्स। इट इज इनफोल्डेड इनटू फिंगर लाइक या हेयर लाइक एक्सटेंशंस, दे आर कॉल्ड क्रिस्टा। सिंगुलर होता है क्रिस्टा और प्लूरल होता है क्रिस्टी। ये किस काम आती हैं? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द मेम्ब्रेन। अगर मेम्ब्रेन एकदम ऐसे सीधी होती है ऐसे, तो सरफेस एरिया बहुत कम होता। वही मेम्ब्रेन अगर ऐसे इनफोल्ड हो जाए और इनफोल्ड हो जाए, ऐसे इनफोल्ड होती रहे, तो मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया कितना सारा बढ़ जाता है। तो वो सरफेस एरिया जरूरी है मेम्ब्रेन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस। इसके लिए उसकी मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके। पर क्रिस्टी के अंदर की जो जगह है, यानी क्रिस्टी के ये मेम्ब्रेन जब फोल्ड होती है, ऐसे फोल्ड हुई है, तो ये जो जगह है, इस जगह को हम क्या कहते हैं? दिस एरिया इज कॉल्ड इंटरक्रिस्टी स्पेस। क्रिस्टी होते हैं एक्टिव सेल्स के पास, बहुत ज्यादा क्रिस्टी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एक्टिव सेल्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, लिवर सेल, फिर oocyte, फिर स्पर्म, इंसेक्ट का फ्लाइट मसल सेल, ये सारे एक्टिव सेल्स होते हैं। तो एक्टिव सेल्स के अंदर ये क्रिस्टी ना बहुत ज्यादा नंबर में होते हैं। इनएक्टिव सेल्स जो होते हैं, जो ये इतना काम नहीं करते हैं, उनके पास थोड़े क्रिस्टी होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के पास और क्रिस्टी के पास ना ये ऐसे ऐसे लॉलीपॉप शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो क्रिस्टी बनाया, क्रिस्टी के ऊपर ना हमने ऐसे लॉलीपॉप शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसे बना देने हैं, ऐसे लॉलीपॉप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये जो लॉलीपॉप शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड रैकेट, भी आप कह सकते हो। जैसे रैकेट होता है ना, बैडमिंटन का रैकेट, वो बैडमिंटन का रैकेट ऐसे कैसे होता है? ऐसे। तो वैसा ही रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये इनके ऊपर प्रेजेंट होती हैं। इनकी जो लेंथ है ना, इनकी विड्थ 8.5 नैनोमीटर है। इनको क्या बोलते हैं? रैकेट शेप्ड स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड ऑक्सीसोम्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और उनको और भी कहा जाता है इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट्स भी बोलते हैं, राइट? अब जो ऑक्सीसोम है, और जो मैं कह रही थी कि हम ये वाली मेम्ब्रेन, इतना सा टुकड़ा इसका मैग्नीफाई करके इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो टुकड़ा है जो मैं कह रही थी हम मैग्नीफाई करके मैं आपको दिखाऊंगी। दिस इज दैट पोर्शन, सी दिस वन। तो ये क्रिस्टा को हमने मैग्नीफाई, उस एरिया को हमने मैग्नीफाई कर दिया है, और आपको पता है कि दिस इज अ क्रिस्टा, और ये क्या हो गई? इंटरक्रिस्टी स्पेस हो गई। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो एरिया है, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। वो ये सेटिंग देखने से पहले ना, हम ये जो रैकेट शेप स्ट्रक्चर है, जो ऑक्सीजोम है, लॉलीपॉप शेप स्ट्रक्चर या रैकेट शेप स्ट्रक्चर, पहले इसको स्टडी कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें 3 हिस्से होते हैं। एक होता है हेड पीस, हेड पीस राउंड होता है, और उसका जो डायामीटर है, क्योंकि वो राउंड है तो उसका डायामीटर है 9 into 10 नैनोमीटर्स, और इसको हम F1 सब यूनिट भी कहेंगे। इसकी एक छोटी सी डंडी होती है, शॉर्ट स्टॉक होती है। स्टॉक की विड्थ होती है 3 to 5 नैनोमीटर्स, और इसकी लेंथ क्या होती है? 5 नैनोमीटर्स। जो बेस पीस है, बेस पीस को हम कहते हैं F0 सब यूनिट। सो एक सेल के अंदर 1 लाख से लेके 10 लाख
ऑक्सीजोम्स एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन में प्रेजेंट हो सकते हैं। बेस पीस का भी विड्थ देख लो 11 नैनोमीटर्स है। ऑक्सीजोम को क्योंकि हमें इसे F1 सब यूनिट बोलते हैं और इसके बेस पीस को F0 सब यूनिट बोलते हैं, तो ऑक्सीजोम का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है ऑक्सीजोम का दूसरा नाम? F0 F1 कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजोम एक एंजाइम है, उसका एंजाइम का क्या नाम है? ATP सिंथेटेज, और सिंपली हम उसका नाम लिखते हैं ATPase। हम कहते हैं ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में ATP बनता है, तो ATP बनाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? ATP सिंथेटेज। और ये ATP सिंथेटेज की लोकेशन क्या है? दिस इज प्रेजेंट इन द क्रिस्टी ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये लिपिड बाइलेयर है, सारी की सारी लिपिड बाइलेयर ये रही, अंदर पूरी लिपिड बाइलेयर है। और बाहर की तरफ क्या है? ये सारे रेस्पिरेटरी। ETC is a chain of many proteins or enzymes linked to each other, and these carry electrons from one end of the chain to the other end, और उसी रास्ते में वो प्रोटीन का ATP का सिंथेसिस भी करते हैं। ये सारे के सारे प्रोटीन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के या रेस्पिरेटरी चेन के एंजाइम्स हैं या प्रोटीन्स हैं। इनर चेंबर में जो फ्लूइड भरा होता है उसे बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? वी विल बी डूइंग दिस। तो इनर चेंबर में क्या है? इनर चेंबर में डेंस फ्लूइड है, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या क्या है? 70S राइबोसोम, और उनको माइटोराइबोसोम्स भी बोलते हैं। इसके अलावा मैट्रिक्स में होता है DNA, प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो किस किस के साथ एसोसिएटेड है? क्रेब्स साइकिल। बहुत सारी एमिनो एसिड सिंथेसाइज होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, उनके सिंथेसिस में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो सारे एंजाइम्स। फैटी एसिड का ब्रेकडाउन भी इसी में होता है। RNA भी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। बहुत सारे फाइबर्स, क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, मैंगनीज, ये सारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। DNA जो होता है वो प्रोटीन्स के साथ, हिस्टोन्स के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता, DNA अकेला होता है, इसलिए DNA को क्या कहते हैं? DNA इज नेकेड। और DNA क्या होता है? सर्कुलर। जो DNA माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है उसे कहते हैं mDNA, यानी माइटोकॉन्ड्रियल DNA। तो क्योंकि सेल माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपने राइबोसोम्स, यानी कि ये एक सेल की तरह बिहेव करता है, यानी इसके पास अपना खुद का DNA है, अपने खुद के राइबोसोम हैं, तो ये कुछ हद तक एक अकेले सेल की तरह बिहेव कर सकता है ये ऑर्गेनल, पर ये क्योंकि इसके पास अपना DNA होता है और अपना राइबोसोम होते हैं, तो ये सेमी ऑटोनोमस हो जाता है। सेमी ऑटोनोमस मीन्स काफ़ी सारे खुद के काम ये खुद ही कर सकता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में हमें मैट्रिक्स में हमें राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, मैसेंजर RNA जो कि हमें नॉर्मली सेल के अंदर मिलते हैं वो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलते हैं। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कैसी ऑर्गेनेल कहा गया है? सेमी ऑटोनोमस, यानी कि आधे से ज़्यादा काम ये खुद अपने कर सकती है, इसको सेल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। So this was all about the structure of mitochondria.